हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्लाइड आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक पीपीटी के माध्यम से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो देखेंगे कि ये वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है। आप सभी को जैसा भी हो उसमें आप कमेंट करके बताएं। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल की जो परिभाषा है वो ये है कि वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस सभ्यता में जो लिपि हमें मिली है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसके समय काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व लगभग हमें याद करके रखना है। अब क्यों लगभग मैंने कहा, क्योंकि इसका जो समय है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अलग है, एनसीईआरटी के अनुसार अलग है, किसी और विद्वान के अनुसार अलग है। तो सबका ना याद करके हम लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व अगर याद कर लेते हैं, तो जब भी कभी ऑप्शन में आएगा तो हम अगर ये देखें कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास की जो डेट है उसी पर टिक करेंगे तो 100% हमारा आंसर राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग हुआ था उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। अब पढ़ा क्यों नहीं जा सका उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसे ना पढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण इस लिपि का बड़े आकार में ना प्राप्त होना माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में की लिपि हमें सेल खड़ी मोहर या तांबे की गुट्टिकाओं में देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो लिपि के साक्ष्य मिले वो मिले किस में, तो लिपि हमें देखने को मिलती है या तो सेल खड़ी से जो मोहरें बनी हैं उसमें, या तो तांबे की गुट्टिकाओं पर। वहीं दो जगह लिपि देखने को मिलती है। अब मुद्राओं, जिन्हें हम मोहरों के नाम से भी जानते हैं, तो किसी भी मोहर में 5 अक्षर से ज़्यादा का लेख नहीं लिखा मिला। इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो मात्र 26 अक्षर का है, उससे ज़्यादा लेख मिला ही नहीं है। तो यही कारण है कि सिंधु सभ्यता में लिपि का बड़ा आकार नहीं मिल पाया, इसीलिए अभी तक यह लिपि जो है नहीं पढ़ी जा सकी। इसी के समकालीन थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसे हम मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत दिनों तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी थी, क्योंकि इसमें भी बहुत छोटे छोटे लेख मिले थे। लेकिन जब 1799 में मिस्र की रोजेटा शिला प्राप्त हुई, उसके बाद उस शिला में बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा था, जिसकी वजह से मिस्र की सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी जा सकी, और उसके बाद ये आद्य ऐतिहासिक काल से हट करके ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने लगी। भविष्य में अगर सिंधु घाटी सभ्यता का भी कोई बड़ा लेख हमें मिल जाता है, तो जो लोग इसको पढ़ने में या इस पर रिसर्च चल रही है तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, अगर कोई बड़ा लेख हमें सिंधु सभ्यता का मिल जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे हम चित्राक्षर, सर्पिलाकार, सरस्वती या गौमूत्री लिपि, या अंग्रेजी में से पिक्टोग्राफ या हेरोग्लिफ के नाम से जाना जाता है। इस लिपि की जो पहली लाइन है वो दाएं से बाईं ओर तथा दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर क्रम से चलती जाती है। यानी पहली लाइन जब आप शुरू करेंगे लिखना तो दाएं से बाईं ओर लिखेंगे, और फिर दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। लिखने की ये जो टेक्निक है, लिखने की ये जो तकनीकी है, उसको हम ब्रूस्टो-फेडन तकनीकी के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी वही लिपि आगे चल करके उसी लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। तो सरस्वती लिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास मानते हैं। धौलावीरा की दीवार पर 10 अक्षरों वाला एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 अक्षरों वाला महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि में अब तक जो कलेक्ट किए गए हैं अक्षर, तो उसमें 396 अक्षर कलेक्ट किए गए हैं,
लगभग में पूछे तो लगभग 400 करना है, एग्जैक्ट पूछे तो 396 चिन्ह अभी तक कलेक्ट किए जा चुके हैं। आगे हम देखेंगे तो आगे है सिंधु सभ्यता का नामकरण। तो सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, पकाई ईंटों की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि नाम से हम इसे जानते हैं। अब इतने नाम इसके पड़े कैसे, उसका कारण जानते हैं। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया या सैंधव सभ्यता कहा गया या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि सिंधु, सैंधव और इंडस भी सिंधु को ही इंग्लिश में इंडस नदी कहते हैं। तो ये इसी नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी, सैंधव सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। अब आगे देखेंगे तो इस सभ्यता में खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में भारत में नगर के पहले प्रमाण मिले, इसीलिए इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना गया। इसी सभ्यता के लोगों द्वारा पहली बार पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया, इसीलिए इस सभ्यता को पकाई ईंटों की सभ्यता भी कहा गया। इसी युग में तांबा और टिन को पिघला करके उसको मिक्स करके कांसा बनाने की तकनीक इन्होंने खोजी, इसीलिए इस काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि तांबा और टिन को मिला करके ये कांसा बना लेते थे, तो इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधुवासियों को मेलुहा कहकर संबोधित करते थे, इस कारण कुछ इतिहासकार इसे मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। अब सिंधु नदी के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता है तो सिंधु नदी के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता के स्थान सिंधु नदी यानी इसकी जो सहायक नदी जैसे रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो नगर हैं वो या तो रावी नदी या तो चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास इन्हीं नदियों के किनारे होंगे, या तो इनको छोड़ करके सरस्वती नदी के किनारे होंगे। अब सरस्वती नदी का सिंधु नदी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास ये सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। तो अब ये दो तरह की नदी हो गई, इसीलिए वर्तमान में इस सभ्यता के लिए इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नया नाम गढ़ा जा रहा है। क्या, क्योंकि ये सिंधु नदी बस नहीं, सरस्वती नदी के किनारे भी थे, इसलिए सिंधु सरस्वती या इंडस सरस्वती नाम इसके लिए गढ़ा जा रहा है। इसमें इधर चित्र में आप देख सकते हैं कि चीन में हम देखेंगे तिब्बत के मानसरोवर से ये निकल रही है और घूमते हुए जा करके अरब सागर पर गिर जा रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल याद रखना तिब्बत के मानसरोवर से है, ये ध्यान रहे हमें। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरब सागर में जाकर के गिरती है। प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, ये भी पूछा गया, और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है ये भी पूछा गया। तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मूर्तिकला के सर्वप्रथम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले प्रागैतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल में प्रमाणित रूप से कोई भी मूर्ति नहीं मिलती है। मूर्तिकला के प्रथम प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं और सबसे पुरानी मूर्ति नर्तकी की जो मूर्ति है वो मानी जाती है। पूर्व आर्य सभ्यता कहे जाने का मुख्य कारण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के पूर्व की सभ्यता है, इसका मुख्य कारण है स्क्रिप्ट और तांबा। ये पूछा गया था तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थीं। तो एक तो थी मिस्र की सभ्यता, एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक थी चीन की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे थी और मिस्र की या इजिप्ट की सभ्यता को नील नदी का वरदान हेरोडोटस कहा गया था। जी हाँ, ये वही हेरोडोटस हैं जिन्हें इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ही नील नदी को मिस्र की सभ्यता का
नील नदी, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमें सबसे पहली जो जानकारी रखनी है वो ध्यान रखनी है कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश की कला है, तो इराक की कला है। अब इराक और ईरान में कंफ्यूज मत होना, तो ध्यान रखना है ईरान वो मुगल जहाँ से आए थे वो वाला ईरान नहीं, इराक जहाँ से डीजल पेट्रोल आता है, तो इराक वर्तमान में इराक की कला है। दजला फरात नदी के दोआब में पनपी थी, यानी दजला और फरात नदी के दोआब में ये सभ्यता पनपी थी। अब दजला और फरात नदी के अन्य नाम हमें पता होने चाहिए। दजला को टिग्रिस नदी कहते हैं और फरात को यूफ्रेट्स नदी कहते हैं, क्योंकि आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा सुमेरियन सभ्यता जो है, जो कि मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता से का एक नगर था। सुमेर एक नगर है। तो सुमेरियन सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी के किनारे थी। ये आपने रट रखा होगा, आपने प्रीवियस ईयर में आया था तो आपने रटा भी होगा कि सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी के किनारे थी। लेकिन यूफ्रेट्स नदी को फरात नदी कहा जाता है, ये शायद पता हो। अगर आपको नहीं पता होगा और उस समय पर यूफ्रेट्स ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना कि यूफ्रेट्स नदी को फरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चीन की सभ्यता हांग हो नदी के किनारे स्थित थी। तो इस प्रकार ये एक स्लाइड, एक पीपीटी बनाया गया था। तो कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो उसी रिस्पॉन्स के आधार पर इस पर आगे काम किया जाएगा। आप सभी इसमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।